नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पी फॉर पॉलिटी चैनल पे। और हम लेके चल रहे हैं आपकी यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें सब पार्ट आता है आपका पॉलिटिकल ट्रेडिशन। लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था आपके फासिज्म को। आज हम देखेंगे फेमिनिज्म के बारे में। तो फेमिनिज्म जब हम कवर करेंगे तो इसमें हम जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के जो थिंकर हैं, जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे, रूसो के बारे में जिक्र करेंगे, मैरी वुल्सनक्राफ्ट के बारे में जिक्र करेंगे, कन्फ्यूशियस के बारे में जिक्र करेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जिक्र करेंगे जब हम फेमिनिज्म कवर कर रहे होंगे। तो यदि आप जो आपके जो ट्रेडिशंस है ये कंप्लीट कर रहे हैं, तो बार बार मैं आपको यही मेंशन करता हूं कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की जो थिंकर्स की जो सीरीज है, जो कि हमने कंप्लीट कर दी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो जाके आप अच्छे से कवर कर ले। क्योंकि जब भी कोई भी मान लो थ्योरी ऑफ स्टेट करेंगे, डेमोक्रेसी करेंगे, जस्टिस सिस्टम करेंगे, आपका व्हाट इज राइट, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो वेस्टर्न जो थिंकर्स हैं उनका नाम आएगा ही आएगा। तो यदि आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज जो हमने कंप्लीट कर ली है, वो जाके अच्छे से 1 या 2 बार, क्योंकि ऐसा तो है नहीं उसके लिए पैसे लग रहे हैं, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़े 1 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार आपको देखना है, अच्छे से आपका बेसिक कवर हो जाए कि इन ट्रेडिशन के बारे में जब भी हम बात करें तो आपका दिमाग एकदम उन थिंकर्स की जो आइडियोलॉजी है वहां पे पहुंच जाए। खैर, तो फेमिनिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना ना भूलें। उसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये वीडियोस मैं जब भी यूट्यूब पे अपलोड करता हूं तो सबसे पहले लिंक आपका टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूं, तो सबसे पहले आप वो वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा क्विज फॉर्म में भी वहां पे मैं हर टॉपिक के रिगार्डिंग आपके, जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के थिंकर करवाए थे, तो वहां पे मैंने आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पोस्ट किए थे वो जाके फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज फॉर्म में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये जैसे ही पॉलिटिकल थ्योरी यूनिट आपकी खत्म होती है तो इसके रिगार्डिंग भी जो जो टॉपिक होंगे ऊपर मेंशन करके उसके 100 से 150 क्वेश्चन में भी पोस्ट करूंगा वहां पे, तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चले आज फेमिनिज्म को स्टार्ट करते हैं। तो फेमिनिज्म के बारे में आज के टाइम पे काफी बातें होती हैं, ये वर्ड आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन फेमिनिज्म के जो सही सेंस है उसके बारे में पता है? तो आज हम देखेंगे कि कितना हमने फेमिनिज्म के बारे में जाना है, कितना हमें पता है कि फेमिनिज्म कहां से निकल के आता है। जो 3 वेव्स हैं फेमिनिज्म की, उसमें थिंकर हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखते हैं, जो सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन है औरतों के खिलाफ उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो आज फेमिनिज्म जो आइडियोलॉजी है इसमें इसके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब भी कोई भी थिंकर, कोई भी स्कूल जब फेमिनिज्म के बारे में जिक्र करता है, हो सकता है उसके पॉइंट अलग अलग हों, लेकिन उनका जो एंड रिजल्ट है, एंड गोल है, वो यही है कि जो औरतों के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सोसाइटी में उसको क्या करना, खत्म करना, और औरतों को क्या करना, एम्पावर करना, एम्पावरमेंट उनको क्या करना, प्रोवाइड करना। तो इसमें सबसे पहले अपने थिंकर निकल के आते हैं आपके प्लेटो। तो जैसे ही प्लेटो निकल के आते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब हम फासिज्म कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि प्लेटो को क्या बोला जाता है, फर्स्ट फासिस्ट बोला जाता है। ठीक है, आज मैं एक स्टेटमेंट बताऊंगा प्लेटो की। उस अकेली स्टेटमेंट को यदि आप अधूरा पढ़ते हैं तो आपको प्लेटो दिखाई देगा फासिस्ट, और उस स्टेटमेंट को यदि आप पूरा पढ़ते हैं तो आपको प्लेटो दिखाई देगा एक फेमिनिस्ट। तो इसलिए बोला गया है कि एंशिएंट टाइम में फर्स्ट फेमिनिस्ट किसको बोला गया था? प्लेटो को बोला गया था। क्यों? क्योंकि जब मैं बोलता हूं कि प्लेटो क्या है, फर्स्ट फासिस्ट है, तो इसका मतलब यह है कि वो क्या करता है, स्टेट को तवज्जो देता है, किससे? एक इंडिविजुअल से पहले। और वो कहता है, जैसे हम प्लेटो में जब हमने पढ़ी थी उनकी थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म के बारे में, कि स्टेट क्या करता है, पर्सनल लाइफ में भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है एक इंडिविजुअल की, कि शादी किसके साथ होगी, बच्चे कितने पैदा होंगे, बच्चा पैदा हो गया तो किस टाइप की एजुकेशन उसको स्टेट प्रोवाइड करेगा। तो ये सारा हमने प्लेटो में थ्योरी ऑफ एजुकेशन में भी देखा था। तो जब प्लेटो कहता है कि यदि एक परिवार में एक औरत एक बच्चे को पैदा करती है तो वो जो बच्चा है ना, वो आपको स्टेट को हैंड ओवर कर देना है। क्यों? क्योंकि स्टेट देखेगा कि उसकी परवरिश कैसी करनी है, स्टेट देखेगा कि उसको एजुकेशन कैसी प्रोवाइड करनी है, और स्टेट ये भी देखेगा कि वो कौन सी क्लास ज्वाइन करेगा। ठीक है, 18 और 20 साल पे जिस हिसाब के एग्जाम थ्योरी ऑफ एजुकेशन प्लेटो हमने की थी, तो उसमें वो देखते हैं कि मेरिट सिस्टम, कि वो प्रोड्यूसर क्लास ज्वाइन करेगा या वो मिलिट्री ज्वाइन करेगा या फिलोसफर किंग बनेगा। तो वो कहते हैं कि यदि एक फैमिली, एक परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको स्टेट के हैंडओवर कर देना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट को यहीं तक हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि प्लेटो क्या कर रहा है कि एक इंडिविजुअल जो जिसकी लाइफ है ना, पर्सनल लाइफ, उसको भी इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप बच्चे को, ऐसा है कि उसको एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे, हम बताएंगे उसको किस टाइप की एजुकेशन देनी है। ठीक है, और जो बच्चे को हैंडओवर कर दो स्टेट के खिलाफ। लेकिन इस स्टेटमेंट को आगे देखते हैं तो जब प्लेटो कहता है कि ऐसा क्यों करना है आपको, कि औरतें ऐसा ही नहीं है कि वो फैमिली सिस्टम में बंध के रह जाएं। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि बच्चे पैदा कर लिए, बच्चों की परवरिश में ही वो लगे रहे। कि जब हम एरिस्टोटल पढ़ते हैं, जब मैंने आपको बताया था कि एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में देखते हैं कि वो औरतों को सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करते। एरिस्टोटल बिल्कुल, अरस्तु आपका बिल्कुल ही अलग है, लेकिन प्लेटो यहाँ पे कहते हैं कि एक परिवार में बच्चा जन्म लिया है तो बच्चे को हैंड ओवर करो स्टेट के।
ऐसा नहीं है कि आप परिवार की परवरिश में लगे रहे और चार दीवारी के अंदर ही रह गए। औरतों को परिवार से बाहर निकलना है, उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करना है। और जैसे कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन हमने की थी, तो प्लेटो क्या कहता है कि जो आदमी है और औरत है, दोनों को ही राइट प्रोवाइड है इक्वल एजुकेशन का। एक औरत भी फिलोसफर किंग बन सकती है। तो ये पूरी स्टेटमेंट जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि प्लेटो क्या था, फर्स्ट फेमिनिस्ट था, जो कि राइट्स के बारे में बात करता है, जो कि ये बताता है कि यदि एक औरत में कैपेबिलिटी है तो वो फिलोसफर किंग भी बन सकती है। और इसी स्टेटमेंट को यदि आपको अधूरा ही पढ़ाया जाता है तो आपको सिर्फ ये लगता है कि प्लेटो एक फासिस्ट था। तो इसलिए जो एंशिएंट टाइम में फर्स्ट फेमिनिस्ट जो बोला जाता है, प्लेटो के स्टेटमेंट की वजह से बोला जाता है। दूसरा, मॉडर्न टाइम में हम देखते हैं कि फेमिनिज्म जो इमर्ज होता है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे इमर्ज होता है, ठीक है। और फेमिनिज्म की डिफरेंट वेव्स भी आती हैं, वो भी हम आगे कवर करेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से आपको याद आया होगा कि फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कौन है, रूसो है। लेकिन रूसो की जो एक इंपॉर्टेंट बुक है इमाइल, जो कि एजुकेशन पे फोकस्ड है, और रूसो ही क्या कहते हैं, प्लेटो की एक बुक है रिपब्लिक, उसको कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम पे इससे बढ़िया कोई बुक है ही नहीं, ठीक है। और अपनी बुक जो इमाइल जो एजुकेशन है, उसमें वो औरतों को क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, आदमियों को ज्यादा जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, और वो बताते हैं कि औरतें क्या है, आदमी की सबऑर्डिनेट है। इसलिए मैरी वुलसनक्राफ्ट भी उनको क्या करती है, क्रिटिसाइज करती है। मैरी वुलसनक्राफ्ट मैंने आपको बताया था, जिनको बोला जाता है ग्रैंड मदर ऑफ लिबरल फेमिनिज्म। ये हम सारी जो फेमिनिज्म की जो वेव्स करेंगे उसमें हम देखेंगे आगे। तो सबसे पहले ये माइंड में आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, नोट डाउन करना है, या ऐसे ही आप बना सकते हैं यदि आप एग्जाम, यदि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में आपका ये काम आएगा। तो वेव्स ऑफ फेमिनिज्म में जो फर्स्ट वेव आपकी 19th सेंचुरी से में स्टार्टिंग में स्टार्ट होती है, ठीक है, जिसमें लिबरल फेमिनिज्म आता है, आपका मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म आता है और सोशलिस्ट फेमिनिज्म आता है। तो लिबरल फेमिनिज्म की मैंने बताया कि जो ग्रैंड मदर जो बोली जाती है, वैसे ही फेमिनिज्म की स्टार्टिंग यदि मानी जाती है तो ग्रैंड मदर जो मैरी वुलसनक्राफ्ट को बोला जाता है, और स्पेसिफिकली यदि आप बोलो कि उनको मदर बोला जाता है लिबरल फेमिनिज्म का, ठीक है। सेकंड वेव आपके 1960s में आती है, जिसको रेडिकल फेमिनिज्म बोला जाता है। रेडिकल का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है कि जो फाउंडेशन है ना उसको ही चेंज करना, रेडिकल आइडियाज के थ्रू, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड वेव आपके 1990s से स्टार्ट होती है, जिसमें आपका ब्लैक फेमिनिज्म आ गया, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म आ गया, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म आ गया और इको फेमिनिज्म आ गया। इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, कि इसके किस हिसाब के पॉइंट ऑफ व्यू, इसके जो थिंकर्स थी, जो उस टाइम की औरतें थी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि सोसाइटी में वो किस चीज की डिमांड करती हैं फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में। सबसे पहले आपकी डिमांड होती है सफरेज मूवमेंट, कि जो राइट टू वोट का, कि सबसे पहले हमें देखा जाता है कि जो वोट्स के बारे में जब भी बात की जाती है तो आदमियों को तवज्जो ज्यादा दी जाती थी। तो यहां से आपका फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में क्या होता है, सफरेज मूवमेंट आपका स्टार्ट होता है, जिसमें राइट टू वोट की औरतें क्या करती है, डिमांड करती है। इसके लिए 19th अमेंडमेंट आपका यूएस में लाया जाता है 1920s में। लेकिन जब भी हम बात करते हैं राइट टू वोट की, तो सबसे पहले आपका जो राइट टू वोट औरतों को प्रोवाइड किया था वो न्यूजीलैंड ने किया था, उसके बाद यूएस ने किया था, और थर्ड आपका ब्रिटेन आ जाता है। तो ये सीक्वेंस भी काफी बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है। इसमें डिमांड की जाती है राइट टू प्रॉपर्टी की, क्योंकि प्रॉपर्टी जब भी हम देखी जाती है तो प्रॉपर्टी किसके नाम होती है, आदमियों के नाम होती है। तो यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी की डिमांड होती है। एजुकेशनल एक्सेस की बात की जाती है कि आदमियों को सोसाइटी में एजुकेशन के राइट्स प्रोवाइड किए हैं, तो औरतों को भी क्या है, हायर एजुकेशनल और जो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी प्रोवाइड की जानी चाहिए। लेबर राइट्स की बात की जाती है, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है। तो जो आदमी और औरत के जो फेयर वेजेस जो प्रोवाइड किए जाते हैं, आदमी को ज्यादा प्रोवाइड किए जाते हैं, औरत को कम किए जाते हैं, तो एक तो उनको इक्वल प्रोवाइड किए जाएं, और जहां पे औरतें काम करती है उनको वहां पे प्रोटेक्शन के जो लॉज हैं, लेबर लॉज हैं, उनको क्या करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए। सोशल रिफॉर्म्स की बात की जाती है वहां पे, जैसे आपका चाइल्ड लेबर जो इंक्लूडिंग टेम्परेंस ऑफ चाइल्ड लेबर, रिकॉग्नाइज इंटरसेक्शन ऑफ वेरियस सोशल इनजस्टिस मूवमेंट, की सोसाइटी में जिस टाइप का आपका डिस्क्रिमिनेशन है उसको बदलने के लिए सोशल रिफॉर्म्स की बात की जाती है। और उस टाइम के जो प्रोमिनेंट फिगर हैं, जैसे मैंने पहले तो आपको बता दिया कि आपकी मैरी वुलसनक्राफ्ट हो गया, उसके अलावा सुजैन एंथोनी हो गया, एलिजाबेथ होगी और एमेलाइन हो गया। तो इन सब के बारे में जो क्रूशियल रोल प्ले करती हैं ये सभी आपकी जो थिंकर है उस टाइम की। और इसके अलावा जो पब्लिकेशन है, जैसे ये तो हम आगे भी देखेंगे, जो थिंकर हैं उनकी जो राइटिंग्स है, ये तो हम जो सेनेका फॉल कन्वेंशन है जिसमें सेंटिमेंट्स, द डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स की बात की जाती है, इक्वालिटी की बात की जाती है, आगे देखें लिमिटेड फोकस की बात की जाती है इसमें, कि वैसे जो लिबरल फेमिनिज्म को रेडिकल फेमिनिज्म क्रिटिसाइज करेगा ना, तब आपको लिमिटेड फोकस समझ में आएगा। लेकिन पहले हम देख लेते हैं अपने जो फर्स्ट वेव के जो थिंकर है उनकी क्या क्या राइटिंग्स थी और वो ऐसा क्यों लिखती हैं। तो पहला आपका मैरी वुलसनक्राफ्ट आती हैं, जिनको बोला जाता है क्या, कि ग्रैंड मदर ऑफ लिबरल फेमिनिज्म, और ये लिखते हैं विंडिकेशन राइट्स ऑफ वुमेन, ठीक है। इसमें वो क्रिटिसाइज किसको करती है, वो रूसो को क्रिटिसाइज करती है, और रूसो के कौन से वर्क को, इमाइल को क्रिटिसाइज करती है, कि
रूसो क्या करता है कि औरतों को क्या करता है, जो एजुकेशन के राइट्स प्रोवाइड नहीं करता और बताता है कि वो फैमिली सिस्टम में रहे और आदमी को सेटिस्फाई करे, ठीक है। लेकिन यहां पे मैरी वोllstonecraft जो अपना लिखती है विंडिकेशन राइट्स ऑफ वुमेन, जिसमें वो क्रिटिसाइज करती है रूसो को, और यहां पे जो वुमेन राइट्स है उनको क्या करती है, प्रमोट करती है, ठीक है। इसके अलावा जो मैरी वोllstonecraft का एक और वर्क जब मैरी वोllstonecraft हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में किया था, तब भी मैंने आपको बताया था, वो था विंडिकेशन राइट्स ऑफ मैन, जिसमें वो एडमंड बर्ग को क्रिटिसाइज करती हैं। दोनों में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, वर्ड का डिफरेंस है। काफी बार एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में या फिर ऐसे भी पूछा गया है आपसे, तो विंडिकेशन राइट्स ऑफ वुमेन में मैरी वोllstonecraft किसको क्रिटिसाइज करती हैं, या हल्का सा यहां चेंज करके मैन कर दिया, तब वो एडमंड बर्ग को क्रिटिसाइज करती है। एलिजाबेथ जो ऑर्गेनाइज करती हैं आपका सेनेका फॉल कन्वेंशन, ठीक है, जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स आते हैं, जिसमें डिमांड की जाती है राइट टू वोट की, ठीक है, और इक्वालिटी की। जेएस मिल के बारे में जब भी हम बात करते हैं, जेएस मिल भी हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में किया था, जिसमें वो बताते हैं कि आज के संसार में हर टाइप की स्लेवरी क्या हो गई है, खत्म हो चुकी है, लेकिन एक अकेली औरत की ऐसी स्लेवरी है जो अभी तक खत्म नहीं हुई है। औरतों की स्लेवरी को हमें खत्म करना चाहिए। और उनकी जो 21 साल तक फ्रेंड रही, उसके बाद वो शादी करते हैं हैरियट टेलर, उनकी वाइफ, उनके साथ भी वो राइट टू वोट वगैरह जो वुमेन राइट्स को प्रमोट करते हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हमने किया था, सभी अच्छे से किया था। अब जो आता है, जो आपका सफ्रेगेट मूवमेंट्स जो स्टार्ट होता है, उसमें वेस्टर्न कंट्रीज की जो विमेन है वो बेसिकली आपका राइट टू वोट की डिमांड करती हैं। इस वर्ड का मतलब क्या है कि ऐसा सिस्टमैटिक प्रोटेस्ट जिसमें राइट टू वोट की डिमांड की जाए। और सबसे पहले आपका वेस्टर्न कंट्रीज में, यदि लोकेशन वाइज देखा जाए तो न्यूजीलैंड आपका बिल्कुल ही नीचे की तरफ आता है एशिया के, लेकिन फिर भी इसको जो वेस्टर्न कंट्रीज में इंक्लूड किया जाता है। तो वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे पहले आपका न्यूजीलैंड राइट टू वोट प्रोवाइड करता है औरतों को, उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया यूएस है, और उसके बाद आपका ब्रिटेन आता है। एंजल, जब भी हमने कार्ल मार्क्स किया था, उनके जो दोस्त थे एंजल, उनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है जो ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, इसमें भी वो बताते हैं कि जो आज के टाइम पे सोसाइटी में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना औरतों के साथ, वो क्यों हो रहा है, वो कैपिटलिज्म की वजह से हो रहा है। तो औरतों को क्या करना है कि जो हमने कैपिटलिज्म के अगेंस्ट एक मुहिम चलाई हुई है, उसके साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा, इस रेवोल्यूशन में हमारा साथ देना पड़ेगा। इसलिए जब कैपिटलिज्म को हम उखाड़ फेंकेंगे, सोसाइटी में सोशलिज्म आ जाएगा, और सोशलिज्म के बाद कम्युनिज्म आ जाएगा, और एंड ऑफ हिस्ट्री हो जाएगी। मार्क्स इस बारे में बात करते हैं। तो एंजल्स भी क्या है, कम्युनिस्ट है। तो कम्युनिस्ट का तो यही है, यदि आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो कि जब भी कोई भी थिंकर जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, वो हर उसी चीज के साथ उसको क्या करता है, इंटरलिंक करता है। यदि एंजल को बोला जाए कि भैंस ने दूध नहीं दिया, तो एंजल बोलेगा वो भी कैपिटलिज्म की वजह से ही नहीं दिया। तो यहां भी वो क्या करते हैं, ज्यादा मतलब ब्रॉड पर्सपेक्टिव में नहीं बताते, वो सिंपल सा इतना सा बताते हैं अपने इस वर्क में, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। इसमें वो बताते हैं कि आज के टाइम पे सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन जो औरतों के खिलाफ हो रहा है, वो कैपिटलिज्म की वजह से है। और कैपिटलिज्म जब हम उखाड़ फेंकेंगे, सोशलिज्म आपका आ जाएगा, कम्युनिज्म आपका आ जाएगा। रेवोल्यूशन से भाई कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकेंगे रेवोल्यूशन से, ठीक है, रेवोल्यूशन एक्टिविटी से, तो सोशलिज्म आएगा। और सोशलिज्म को पीसफुल मींस, पीसफुल प्रोसेस से हम कन्वर्ट किस में कर देंगे, कम्युनिज्म में कन्वर्ट कर देंगे। तब जाके सोशलिज्म और कम्युनिज्म में औरतों की जो हालत है ना, तब जाके सुधरेगी, ठीक है। लेनिन, जैसा कि हमने मार्क्स में पढ़ा था कि जब हमने डिफरेंस भी देखा था कि मार्क्स और लेनिन की आइडियोलॉजीज में क्या डिफरेंस है। लेनिन ही वो है जो कि मार्क्स की आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करते रशिया में, लेकिन डिफरेंस है। जब मार्क्स हमने पढ़ा था कि उसमें हमने देखा था कि मार्क्स और लेनिन में क्या डिफरेंस है, मार्क्स, लेनिन, माओ में क्या डिफरेंस है, क्योंकि माओ ऐसे थे, माओइज्म जो कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को पहली बार एशिया में जो इंप्लीमेंट करते हैं, चाइना में, वो माओ थे, अपनी माओइज्म देते हैं। लेकिन वहां भी जो हमने डिफरेंस देखा था, खैर, लेकिन हमें यहां पे लेनिन पे फोकस करना है कि लेनिन ही पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने एक औरत को अपने कैबिनेट में जगह दी थी, इसलिए उनको फर्स्ट वुमेन बोला जाता था, कैबिनेट, फर्स्ट कैबिनेट वुमेन, जो कि अलेक्जेंड्रा थी। लेकिन लेनिन के बाद हम देखते हैं कि स्टालिन क्या करता है, आपका फिर से औरतों को जो ट्रेडिशनल जो उनके वर्क है उसमें धकेल देता है। लेकिन अब जब जैसे अपनी फर्स्ट वेव अपनी कंप्लीट होगी, इसमें हमने देख लिया थिंकर कि वो किस हिसाब से अपने जो लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, अपने मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, जिसमें आपका एंजल्स हो गया, लेनिन हो गया, और उससे पहले आपकी मैरी वोllstonecraft वो लिबरल व्यूज देती है। सेकंड वेव आपको पता है कि जिसको क्या बोला था, रेडिकल फेमिनिज्म बोला गया था। रेडिकल फेमिनिज्म का मतलब ये है कि फर्स्ट वेव में तो यही है कि बेसिक राइट्स के बारे में बात की गई। सेकंड वेव में क्या है कि ये बताते हैं कि जो सेकंड वेव जो रेडिकल फेमिनिज्म है ना, ये किस पे बेस्ड करता है, आपका जो औरतें एक्सपीरियंस करती हैं, औरतों के एक्सपीरियंस पे फोकस्ड है आपका रेडिकल फेमिनिज्म, ठीक है। ये क्रिटिसाइज भी करती है लिबरल फेमिनिज्म को। जो सेकंड वेव फेमिनिज्म, जो रेडिकल फेमिनिज्म आता है, इसकी जो थिंकर रहती हैं, वो लिबरल फेमिनिज्म को और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म को क्रिटिसाइज भी करती हैं कि वो जो पहले जो फर्स्ट वेव में जो फेमिनिज्म आता है, वो आदमी के एक्सपीरियंस पे बेस्ड था, लेकिन जो सेकंड वेव फेमिनिज्म है, ये औरत के एक्सपीरियंस पे, कि औरत सोसाइटी में क्या एक्सपीरियंस करती है, उस पे फोकस्ड है। जिसमें सबसे पहले ये बात करते हैं आपके रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में, अबॉर्शन हो गया आपके, इन सब के बारे में बात की जाती है। वर्क प्लेस इक्वालिटी के बारे में बात की जाती है। इसमें सेक्सुअल
लिबरेशन के बारे में बात की जाती है, जिसमें प्रमोटिंग सेक्सुअल फ्रीडम, अपोजिंग सेक्सुअल वायलेंस के बारे में बात की जाती है। लीगल रिफॉर्म्स के बारे में बात की जाती है, जैसे आपका मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, प्रॉपर्टी राइट्स हो गया। कल्चरल क्रिटिक के बारे में इसमें बात की जाती है आपका, कि एडवोकेटिंग फॉर मोर पॉजिटिव एंड डाइवर्स, कि इस टाइप की थिंकिंग आपकी डेवलप की जाए कि जिस जो कल्चर आपका लेके आप चलते जा रहे हो ना, उसमें जो चेंजेस आपको करने हैं, तो वो उसके बारे में बात की जाती है कि जिस टाइप का आप कल्चर, क्योंकि पहले से जिस टाइप का कल्चर आपका चलता जा रहा है, उसमें हमें रेडिकल चेंजेस लाने की जरूरत है। इसमें जो फेमिनिस्ट लिटरेचर एंड थ्योरीज है, इसको प्रमोट किया जाता है। और इस जो रेडिकल जो आपकी जो आइडियोलॉजी है, फेमिनिज्म है, सेकंड वेव, इसको श्रेय दिया जाता है कि जो मेन जो थिंकर है इनकी जो है बेटी फ्रीडन है, जिनका जो वर्क है फेमिनाइन मस्टीक है, कि स्त्री रहस्य। और ये इसमें आगे हम जब थिंकर जो सेकंड वेव के थिंकर देखेंगे, उसमें इसका मतलब यही है कि फेमिनाइन मस्टीक का मतलब यही है कि सोसाइटी में जिस टाइप की मिथ चलाई गई है ना, कि औरतें वही, एक औरत वही सही औरत है जो कि एक टाइप का घर पे अपना काम करती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, ठीक है, और आदमी को टिफिन पैक करके देती है, वो खाने पे जाता है, ये सब घर के काम करती है, तो वो औरत आपकी सही है। लेकिन ये एक मिथ चलाया गया है कि जो औरत बाहर जाके काम करती है, ठीक है, आपका एक हिसाब से यही मान लो कि भाई आदमी के साथ कंधे से कंधे मिला के बाहर जाके वो पैसे कमा के लेके आती है, ठीक है, तो उस औरत को क्या बोला जाता है? गलत बोला जाता है। लेकिन ये क्या है? एक मिथ है, ये गलत है सोसाइटी में। तो जो फेमिनाइन मस्टीक है, स्त्री रहस्य, इसमें आपका बेटी फ्रीडन है, उसको क्रिटिसाइज करती है कि सोसाइटी में इस टाइप के मिथ फैलाए गए हैं, और जो औरत बाहर जाके कमाती है उसको गलत नजर से देखा जाता है, उसको एक गृहिणी की नजर से नहीं देखा जाता। जो कि आप देखते होंगे जीटीवी वगैरह के जो सीरियल वगैरह आते हैं, इसमें देखते होंगे कि औरत वही है जो सारे दिन घर में काम करे, उसी को परफेक्ट औरत माना जाता था। तो बेटी फ्रीडन इस टाइप के जो मिथ है सोसाइटी में है, उनको क्रिटिसाइज करती है। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, जो कि आपके सोसाइटी में चेंजेस लाई जाती हैं। पॉलिटिकल एक्टिविज्म की बात की जाती है इसमें। तो यहां इंपॉर्टेंट आते हैं आपके सेकंड वेव के थिंकर, ठीक है, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सेकंड वेव को क्या बोला जाता है? रेडिकल फेमिनिज्म बोला जाता है। और इसी को बोला जाता है कि यही क्या है? रियल फेमिनिस्ट थ्योरी है, जो कि आपके औरतों के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। और ये क्रिटिसाइज करते हैं फर्स्ट वेव फेमिनिज्म को, लिबरल और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म को, कि वो किस पे फोकस थी? वो आदमियों के एक्सपीरियंस पे फोकस थी। लेकिन जो सेकंड वेव रेडिकल फेमिनिज्म है, ये आपके किस पे बेस्ड है? औरतों के एक्सपीरियंस की, औरतें सोसाइटी में क्या चीजें एक्सपीरियंस करती है, उस पे बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू रेडिकल फेमिनिस्ट, जो लिबरल और मार्क्सिस्ट थे ना, वो ट्रू फेमिनिज्म नहीं थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके हिसाब से ये क्या थे? जो आदमी के एक्सपीरियंस पे बेस्ड आइडियोलॉजीज थी। लेकिन जो रेडिकल फेमिनिज्म है, ये क्या है? रियल फेमिनिस्ट थ्योरी है। इसमें सबसे पहले आपके बेटी फ्रीडन आती हैं, जिनकी जो बुक है आपकी फेमिनाइन मस्ती की, स्त्री रहस्य, जिसमें वो बात करती हैं कि सोसाइटी में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि सोसाइटी में किस हिसाब के मिथ फैलाए गए हैं, कि जो औरत घर में रहेगी, चार दीवारी के अंदर रहेगी, बच्चों का पालन पोषण, पति का पालन पोषण करेगी, वो सही है। और जो औरत बाहर जाएगी, काम करेगी, ठीक है, और बाहर से पैसे कमा के लेके आएगी, उसको गलत नजर से देखा जाएगा, उसको एक गृहिणी की नजर से नहीं देखा जाएगा, ठीक है। तो ये सब ये इस टाइप के जो मिथ है सोसाइटी में, उसका खंडन करती हैं आपकी बेटी फ्रीडन। और यहां पे एक जो फ्रेज है वो कॉइन करती हैं, प्रॉब्लम दैट हैज नो नेम, कि ऐसी सोसाइटी में एक ऐसी समस्या जिसका नाम नहीं, जिसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। पहली बात तो बेटी फ्रीडन आपके बिलोंग करती है यूएस से। ये क्या करती हैं? ये एक एक्सपेरिमेंट करती है, ठीक है, जिसमें ये डेटा कलेक्ट करती हैं। ये क्या करती हैं कि यूएस में सोसाइटीज में जाके औरतों से मिलती है, वहां पे औरतों से मिलके पूछती हैं, उन औरतों से मिलती हैं जिनका जो फैमिली है वो अच्छी है, वेलो फैमिली में है, ठीक है, उनके रिलेशनशिप भी हेल्दी हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बच्चे भी अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसकी फैमिली में। लेकिन उनसे पूछा जाता है कि क्या आप मन से खुश हो? तब वो बताती हैं कि ये हमें नहीं पता, ठीक है, हमारा जो फैमिली है वो भी अच्छी है, हमारे साथ कोई भी दिक्कत नहीं होती यहाँ पे फैमिली में। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप मन से खुश हो, तब वो बताती है कि नहीं, हम खुश नहीं है। तब उनसे पूछा जाता है कि क्यों खुश नहीं हो? वो ये नहीं पता हमें। औरतें जब बेटी फ्रीडमैन जो आपके जो डेटा कलेक्ट करती है सोसाइटी में जाके, तो वो देखती हैं कि औरतें ये तो बताती हैं कि सब कुछ स्टेबल है उनकी लाइफ में, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं हो रही जिसकी वजह से वो समस्या उनकी लाइफ में आ रही हो। लेकिन जब एक क्वेश्चन आता है कि क्या आपको लगता है मन से आप क्या है, आप फ्रीडम महसूस करती हैं, तो वो बताती है कि नहीं, हमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। जब उनसे पूछा जाता है क्या प्रॉब्लम है, तो वो डिफाइन नहीं कर पाती उस प्रॉब्लम को। तो इसलिए जो बेटी फ्रीडन है, ये आपके कॉइन करती हैं कि प्रॉब्लम दैट हैज नो नेम, काफी बार एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है। और ये बताती हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ना आपकी सोसाइटी में, ये किसकी वजह से है? पैट्रियार्की की वजह से है। तो इसीलिए जो सेकंड वेव फेमिनिज्म है, ये ज्यादा चोट मारता है पैट्रियार्की पे। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में इतना पैट्रियार्की के बारे में बात नहीं की जाती जितना रेडिकल फेमिनिज्म में आपकी बात की जाती है। और ये इस टाइप पे अपना कॉन्सेप्ट भी देती है पैट्रियार्की,
कि यहाँ पे वो बताती हैं कि जो औरतें हैं ना सोसाइटी में, जो ये बता रही हैं कि उनकी फैमिली भले ही स्टेबल हो, उनकी लाइफ भले फाइनेंशियली स्टेबल हो, लेकिन मन से वो खुश नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि फैमिली में ज़्यादातर डिसीजन उनके क्या लेते हैं, घर के जो बड़े जो आदमी हैं वही लेते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जो आज़ादी है, फ्रीडम है, उनको मन से महसूस नहीं होती। ये प्रॉब्लम है बेसिकली, जो कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। बेटी फ्रीडमैन इसलिए बताते हैं उसका कारण है आपका पैट्रियार्की। दूसरी जो थिंकर निकल के आती है सेकंड वेव फेमिनिज्म की, रेडिकल फेमिनिज्म की, वो आती है आपकी डायना पियर्स, जो कि बताती हैं फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। इसमें वो बताती हैं कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका देखा जाए तो आदमी और औरत का डेटा यदि कलेक्ट किया जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि संसार में औरतें सबसे ज्यादा गरीब हैं। इस कॉन्सेप्ट में वो ये बताने की बात करती है। दूसरा, इंडिया से बिलोंग अमृता सेन जी। अमृता सेन जी कॉन्सेप्ट देते हैं मिसिंग वुमेन। इसका मतलब यही है कि सोसाइटी में औरतें बेसिकली कम होती जा रही है, मिसिंग है। कैसे? कि जब ये पता लगता है कि आपका जो लड़कियां पैदा होने वाली है तो पहले ही क्या कर दिया जाता है, उनको गर्भ में मार दिया जाता है बेसिकली। तो इसकी वजह से जो सेक्स रेशियो है वो क्या हो रहा है, सोसाइटी में कम हो रहा है। इसका बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है हरियाणा के 2 डिस्ट्रिक्ट है, गुड़गांव और मेवात। दोनों में, गुड़गांव में आई थिंक 90% से आपका जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन रेट है, जो लिटरेसी रेट है वो 90% के आसपास है। और वहीं पे मेवात में एजुकेशन सिस्टम सबसे बेकार है, वो अराउंड 55-60% के आसपास है। लेकिन दोनों ही सोसाइटी, अब देखा जाए तो ये हो सकता है कि गुड़गांव में क्या है, एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, मेवात में एजुकेशन सिस्टम आपका बेकार है। तो सेक्स रेशियो क्या होना चाहिए आपका, सेक्स रेशियो के हिसाब से, इस हिसाब से एजुकेटेड आपकी सोसाइटी है तो गुड़गांव में क्या होना चाहिए आपका, गुरुग्राम जो कि आज के टाइम पे बोला जाता है, तो गुरुग्राम में क्या होना चाहिए, जो सेक्स रेशियो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और मेवात में क्योंकि वहां पे एजुकेशन नहीं है तो वहां पे सेक्स रेशियो क्या होना चाहिए आपका, कम होना चाहिए। लेकिन उल्टा है, ठीक है। गुरुग्राम में जब हम देखते हैं, गुरुग्राम में वहां पे क्या है, एजुकेशन तो अच्छी है, लोग सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन सेक्स रेशियो सबसे घटिया है, ठीक है। मेवात में क्या है कि एजुकेशन क्या है, सबसे कम है, लेकिन सेक्स रेशियो बहुत अच्छा है वहां पे। तो इससे क्या पता लगता है कि एजुकेशन से जरूरी नहीं है कि एजुकेशन से आपका दिमाग सही हो, ठीक है। सही तरीके से इंसानियत आपके अंदर है या नहीं है, वो चीज ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन की वजह से आप लूप होल निकाल लेते हो, ठीक है, आप साइंस का सहारा लेते हो। जब मैंने रूसो बताया था आपको, तो रूसो भी क्या करता है कि साइंस की वजह से जो आदमी है ना वो डेवलप नहीं हो रहे हैं, वो अपनी रैशनैलिटी खोते जा रहे हैं। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है आपका हरियाणा के 2 डिस्ट्रिक्ट यदि हम लेते हैं, गुड़गांव और आपका मेवात, जिसमें एजुकेशन और सेक्स रेशियो को कंपेयर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से जो एजुकेटेड जो सोसाइटी है ना, जहाँ पे एजुकेशन अच्छी है, वहाँ पे भी औरतें क्या है, बेसिकली औरतें क्या, वो बच्चे पैदा होने से पहले ही पता कर लेते हैं डॉक्टर के पास जाके, और उसके बाद क्या होता है, उनको पहले ही मरवा दिया जाता है। इसलिए अमृता सेन जी आपका मिसिंग वुमेन कॉन्सेप्ट देते हैं कि सेक्स रेशियो गिरता हुआ जा रहा है। सुजान ब्राउन मिलर ये बताती हैं, की जो बुक है अगेंस्ट अवर विल, इसमें क्या बताती हैं कि औरतों का जो सोसाइटी में जो रेप होता है ना, उनकी विल के अगेंस्ट, वो इसलिए नहीं होता कि आदमी को अपनी सेक्सुअल और फिजिकल प्लेजर कंप्लीट करनी है, ठीक है। वो ये बताती हैं कि ये सेक्सुअल और फिजिकल प्लेजर कंप्लीट करने के लिए रेप नहीं किया जाता, रेप इस एक सिस्टमेटिक वे के थ्रू रेप किया जाता है, ताकि औरतों को यह बताया जा सके सोसाइटी में कि वो आदमियों की क्या है, सबऑर्डिनेट है। ऐसा ही केस देखा गया था, निर्भया केस, जो कि आपको अच्छे से पता होगा, दिल्ली का था। उसमें जो रेप करने वाले थे उनको पकड़ा गया था, उनके जो स्टेटमेंट ली गई थी उसमें उन्होंने बताया कि हमने रेप इसलिए नहीं किया कि हमें फिजिकल और सेक्सुअल प्लेजर अपनी कंप्लीट करनी थी, हमने रेप इसलिए किया कि हम इस चीज से कंफर्टेबल नहीं थे कि ये जो लड़की है इतनी रात को बाहर क्यों घूम रही है। हमें इस लड़की को ही नहीं, जितनी भी सोसाइटी में लड़कियां हैं उनको एक मैसेज सेंड करना था कि आपको इतनी रात बाहर नहीं घूमना चाहिए, आपको अपने घर पे रहना चाहिए। तो इससे क्या पता लगता है कि रेप एक इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। जब भी हम देखते हैं कि जब 2 कंट्रीज का क्या होता है, लड़ाई होती है, वॉर छिड़ता है, तो सबसे पहले आपके जो एक्सप्लॉइट की जाती हैं वो औरतें एक्सप्लॉइट की जाती हैं। कैसे? कि जो आर्मी है दूसरे देश की, वो दूसरे देश में जाती है और वहां पे जो रेप जैसी एक्टिविटीज औरतों के साथ करती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि औरतों के दिल और दिमाग में एक टाइप का डर बैठ जाता है, ठीक है। उस आर्मी वो जो आर्मी जो दूसरी कंट्री पे जिसने अटैक किया है, तो रेप क्या है, एक सिस्टमेटिक क्या है, प्रोसीजर है, जिसमें आदमी क्या करता है, अपनी जो पावर है औरत को वो दिखाता है और बताता है कि मैं क्या हूं, मैं सुप्रीम हूं और तुम क्या हो, सबऑर्डिनेट हो। रेप का मतलब यही नहीं है कि सेक्सुअल प्लेजर को अपना कंप्लीट करना, लेकिन यहां पे जो सुजान ब्राउन मिलर कहती हैं कि रेप क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है जिसके थ्रू सोसाइटी में बताया जाता है कि आदमी सुप्रीम है। नेक्स्ट जो है आपका साइमन द बेवर, जो उनकी जो बुक है सेकंड सेक्स, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देते हैं कि वन इज नॉट बोर्न वुमन, वन बिकम्स वुमन। इसका मतलब यह है कि सेकंड सेक्स का तो मतलब यह है कि सेकंड सेक्स कौन है, औरत है, तो फर्स्ट सेक्स कौन है, आदमी है।
तो ये बताते हैं कि अब सेकंड सेक्स का मतलब क्या है कि उसको बाद में जो सेकेंडरी रखा जा रहा है, लेकिन जो प्राइमरी जिसको प्रायोरिटी दी जा रही है, फर्स्ट सेक्स कौन है, वो आदमी है। इसीलिए इसमें वो स्टेटमेंट देती है, साइमन दी स्टेटमेंट देती हैं कि जो औरत है ना, वो पैदा औरत नहीं होती, उसको सोसाइटी क्या बना देती है, औरत बना देती है। इसीलिए वो कॉन्सेप्ट देती हैं जेंडर का, ठीक है, जिसमें वो बताती हैं कि सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस है। वो बताती हैं कि सेक्स क्या है आपका नेचुरल कॉन्सेप्ट है, और जेंडर क्या है आपका सोसाइटी के द्वारा बनाया गया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब हम सेक्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें आता है मैन और विमेन, और लेकिन जेंडर के बारे में बात करते हैं तो मेल और फीमेल आपका आ जाता है। तो मेल और फीमेल जो क्रिएशन है वो आपकी सोसाइटी की है, जिसमें क्या होता है आपका डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसमें फर्स्ट सेक्स किसको माना जाता है, आदमी को माना जाता है, और सेकंड सेक्स किसको माना जाता है, औरत को माना जाता है। तो इसलिए अपनी बुक में वो कॉन्सेप्ट देती है जेंडर का, और जिसमें बताया जाता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है ना वो सोसाइटी की वजह से होता है। आदमी और औरत में जो डिस्क्रिमिनेशन आपका सोसाइटी की वजह से होता है, और वो जेंडर की वजह से, और जेंडर किसका क्रिएशन है, आपका सोसाइटी का क्रिएशन है। सेक्स तो क्या है, नेचुरल है कि मैन तो मैन है, ठीक है, और विमेन विमेन है। लेकिन जब मेल और फीमेल की बात की जाती है तब वहां पे सोसाइटी क्या करना स्टार्ट कर देती है, डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर देती है। इसीलिए आपका जो जेंडर का कॉन्सेप्ट है और जो डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, ये आपकी साइमन दी बताती हैं। और इनकी जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि एक औरत जो कि औरत पैदा नहीं होती, सोसाइटी उसको औरत बना देती है, बता के, ठीक है। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है कि यदि आपके परिवार में बच्चे हैं तो यदि किसी दुकान पे आप जाते हैं और वहां से आप किंडर जॉय खरीदते हैं, यदि दुकान वाले का आपको बोलना है कि एक जो आई थिंक ऐसा सर्कुलर सा आता है जिसमें खाने की चीजें होती हैं और उसके अंदर क्या होता है, खिलौना होता है, तो आप जाके बोलते हैं किंडर जॉय दे दो, तो दुकान वाला आपसे क्या पूछता है, आपसे पूछता है कि आपको लड़के के लिए लेके जानी है, लड़की के लिए लेके जानी है। तो सोसाइटी में इस हिसाब की जो आइडियोलॉजी है, जो थिंकिंग है, जो पेनिट्रेट हो गई है, तो वो ऐसा इसलिए क्यों पूछता है कि जैसे आप बोलोगे लड़के के लिए लेके जानी है तो उसके अंदर से जो खिलौना निकलता है वो आपका सुपरमैन जैसा, हल्क जैसा निकल के आता है, लेकिन वहीं आप बोलते हो लड़की के लिए तो उसमें से गुड़िया निकल के आती है। तो यहाँ पे जो साइमन दी बताने की कोशिश कर रही हैं कि सोसाइटी क्या करती है, डिस्क्रिमिनेशन करती है। जो जेंडर है ये आपका सोसाइटी का क्रिएशन है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कैरोल हेनिश, जो ये स्टेटमेंट देती हैं, पर्सनल इज पॉलिटिकल। ये काफी बार आपसे एग्जाम में सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखने के लिए भी बोली जाती है और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछी जाती है कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये स्टेटमेंट आपकी किसकी है, तो कैरोल हेनिश की है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि पर्सनल इज पॉलिटिकल? यहां पे बताया जा रहा है कि आदमी के जीवन के दो एस्पेक्ट है, एक तो हो गया पर्सनल, ठीक है, एक हो गया उसका पॉलिटिकल। पर्सनल का मतलब क्या है कि उसकी फैमिली, कि मान लो वो घर आ गया तो अब उसका क्या हो गया, एक पर्सनल स्फीयर स्टार्ट हो गया जिसमें उसके माता पिता है, उसकी वाइफ है, उसकी फैमिली है, उसमें वो काम करता है, उसमें किस हिसाब से वो बिहेव करता है। तो ये क्या हो गया, उसका पर्सनल स्फीयर हो गया। और पॉलिटिकल स्फीयर क्या है कि वो घर से निकल के बाजार गया, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर रहा है, कहीं डिबेट में काम कर रहा है, किसी पॉलिटिकल रैली में जा रहा है, तो वो क्या हो गया, उसका पॉलिटिकल स्फीयर हो गया। यहां पर आपको याद आना चाहिए एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या करता है, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में वो औरतों को क्या नहीं देता, सिटीजनशिप नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि औरतों को क्या है कि उसको चार दीवारी के अंदर रहना चाहिए। और वो बताता है कि औरतों को चार दीवारी के अंदर क्यों रहना चाहिए, क्योंकि आदमी के दो आयाम है जीवन के, एक तो हो गया आपका पर्सनल, एक हो गया उसका पॉलिटिकल। तो औरतों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना वो पॉलिटिकल स्फीयर में होता है, पर्सनल स्फीयर में नहीं होता। कि यदि वो फैमिली में रहती है, चार दीवारी के अंदर रहती है, बच्चों और पति का पालन पोषण करती हैं, तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। जब वो बाहर, घर से बाहर निकल के पॉलिटिकल स्फीयर में जाएगी, वहां उसके साथ गलत हो सकता है, वहां उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। इसलिए औरतों को कहां रहना चाहिए, सिर्फ पर्सनल स्फीयर में रहना चाहिए, कि चार दीवारी के अंदर उनको क्या रहना चाहिए, उनको पॉलिटिकल स्फीयर में नहीं रहना चाहिए। यदि पॉलिटिकल स्फीयर में जाओगी तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा ही होगा। लेकिन ये बात सही भी है, आज के टाइम तक भी ये चीज सुधरी नहीं है। एरिस्टोटल ने वहां पे ये चीज बहुत सही कही थी। आज के टाइम भी लड़कियां जो बाहर जॉब करती हैं वो अपने डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं उनको ये डिस्क्रिमिनेशन फील हो ही जाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, कैरोल हेनिस एक क्या है, रेडिकल फेमिनिस्ट है। ये क्या कहती हैं कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर्सनल को अलग कर दोगे, पॉलिटिकल को अलग कर दोगे। ऐसा नहीं है कि जो सोसाइटी में जो औरतें रह रही हैं उनका जो डिस्क्रिमिनेशन है वो पॉलिटिकल स्फीयर में होता है, पर्सनल स्फीयर में नहीं होता। तो जो आपका मैरिटल रेप क्या है,
ठीक है, तो यहाँ पे कैरोल जो हैनिस है वो कहती हैं कि पर्सनल जो स्फीयर है ना, फैमिली सिस्टम है, उसमें भी औरतों के खिलाफ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसके बारे में भी हमें बात करनी पड़ेगी। एरिस्टोटल जहाँ पे पॉलिटिकल स्फीयर की बात करता है, सिर्फ पॉलिटिकल स्फीयर भी, जहाँ पे लोगों औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, यहाँ कैरोल हैनिस उसको क्रिटिसाइज करते हुए कहती है कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, कि पर्सनल भी क्या है, पॉलिटिकल जैसा ही है। जहाँ पॉलिटिकल स्फीयर में डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, वहाँ फैमिली सिस्टम जो पर्सनल स्फीयर है, वहाँ भी क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इसके बारे में भी हमें क्या होना, आवाज उठानी पड़ेगी। इसके बारे में भी हमें क्या करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। इसलिए वो स्टेटमेंट देती हैं पर्सनल इज पॉलिटिकल, क्योंकि एरिस्टोटल उन दोनों आयाम को अलग अलग कर देता है और पॉलिटिकल स्फीयर में जो औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, लेकिन पर्सनल स्फीयर में करता नहीं। कैरोल हैनिस यहाँ पे बोलती हैं कि जो पर्सनल स्फीयर है ना, फैमिली सिस्टम, वहां भी औरतों के साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और हमें इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। और इसी का रेडिकल फेमिनिस्ट में ही आपका सोशलिस्ट फेमिनिस्ट आता है, जिसमें बेसिकली आपका बात की जाती है, जो कि कॉम्बिनेशन है मार्क्सिज्म का और आपका रेडिकल फेमिनिज्म का आपका क्या है, और जिसमें आपका जो थिंकर है वो सोलर स्मिथ और फायरस्टोन, जो कि क्या बताते हैं, डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स, कि यदि आप क्या सोसाइटी में किसके बारे में बात डिबेट होती है, सोसाइटी में डिबेट होती है क्लास के बारे में, कि एक अपर क्लास है, लोअर क्लास है, इसी में आप अटके पड़े हो। तो फायरस्टोन और स्मिथ आपकी ये कहती हैं कि ये जो डिबेट है ना, जो सोसाइटी में कि क्लास के बारे में डिबेट होती रहती है कि अपर क्लास ने ये कर दिया, लोअर क्लास को ये करना चाहिए, आपको वो डिबेट छोड़ के डिबेट किस पे करनी चाहिए, सेक्स पे करनी चाहिए। आदमी और औरत के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन आपका चल रहा है ना, उसके बारे में बात करनी चाहिए। कैट मिलेट आपकी बात करती है सेक्सुअल पॉलिटिक्स की, कि आज के टाइम पे जो पॉलिटिक्स है ना, वो किसके बारे में बात करती है, वो माइनॉरिटीज के बारे में बात कर लेगी, वो क्लास के बारे में बात कर लेगी, वो रिजर्वेशन के बारे में बात कर लेगी, लेकिन बात यह है कि हमें सेक्सुअल पॉलिटिक्स की, जो सेक्स में जो आपका औरत और जो आदमी है ना, उनके बीच में क्या क्या कमियां हैं, औरतें किस हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन आपकी सोसाइटी में झेल रही हैं, उसके बारे में हमें बात करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में क्या है, सेक्सुअल कॉन्सेप्ट क्या करना पड़ेगा, पेनिट्रेट करना पड़ेगा उसके बारे में। पॉलिटिक्स का जो एरिया है, जो स्फीयर है, उसमें सेक्सुअल जो चीजें हैं, कि जिस हिसाब की जो डिस्क्रिमिनेशन जो औरतें फील कर रही हैं सोसाइटी में, उसके बारे में भी हमें क्या करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। यहां पे मैं एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहूंगा कि जो साइमन दी वेवर हैं, यहां पे ये क्या करती हैं, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर तो देती हैं, जिसमें बताती हैं कि पैट्रियार्की का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां पे इसके बारे में भी बात करती हैं कि पैट्रियार्की का मतलब यही नहीं है कि वो सिर्फ अगेंस्ट किसके है, औरत के अगेंस्ट है, पैट्रियार्की बल्कि आदमी के भी अगेंस्ट है। कैसे? क्योंकि आज के टाइम पे हम देखते हैं कि जितने भी लड़के सुसाइड करते हैं, ज्यादातर में यही होता है कि वो अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते। बोला जाता है कि यदि लड़का रोने लग जाए तो उसको बोला जाता है क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, बल्कि ऐसा है कि उनको ये पैट्रियार्की क्या कर रही है, जो लड़के हैं, जो सोसाइटी में आपके मेल है, उनको भी क्या करती है, इनडायरेक्टली इंपैक्ट उन पे डालती है, कि सोसाइटी उनको खुल के बात करने, खुल के रोने तो नहीं देते यार, खुल के फीलिंग शेयर नहीं करने देते। यदि कोई फीलिंग शेयर कर दे या कोई रोने लग जाए तो तुरंत उसको बोला जाता है क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो पैट्रियार्की को यदि खत्म करना है, तो साइमन दी कहती हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, आदमी और औरत को साथ आना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, खत्म होगा। पैट्रियार्की का यही मतलब नहीं है कि वो सिर्फ किसके अगेंस्ट है, औरतों के अगेंस्ट है, वो आज के टाइम पे जो मेल है सोसाइटी का, उसके अगेंस्ट भी हो गई है। ठीक है, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म हम देखते हैं, जिसमें अब क्या है, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में आपका ब्लैक फेमिनिज्म आ जाता है। ब्लैक फेमिनिज्म का मतलब क्या है, कि जो रंग भेद की जो सिस्टम है, कि जो ब्लैक कलर की जो औरतें हैं वो बोलने लग जाती हैं कि जो सेकंड वेव और जो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म है, वो सिर्फ किसके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, व्हाइट वुमेन के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। हम जो हैं, जो आज के टाइम पे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो ब्लैक जो विमेन है, वो साथ के साथ जो पैट्रियार्की तो झेल ही रही हैं, वो जो आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसको भी झेल रही हैं। उसके बारे में जो मेन थिंकर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बट बेसिकली थर्ड वेव में किसके बारे में बात की जाती है, वो डाइवर्सिटी के बारे में बात की जाती है, इंटरसेक्शनैलिटी के बारे में बात की जाती है, जिसमें आपका जो डिस्क्रिमिनेशन है वो रेस, एथनिसिटी, क्लास, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में डिस्कस की जाती है। रिक्लेमिंग फेमिनिटी के बारे में बात की जाती है। इसमें यही है कि जब हम पोस्ट फेमिनिस्ट देखेंगे उसमें मैं बताऊंगा आपको कि ये कहते हैं कि जिस हिसाब से हम एक दूसरे की वेव्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, कि जैसे रेडिकल वेव आई तो वो लिबरल फेमिनिज्म को क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है, और अब जो थर्ड वेव आती है ये क्या करता है, रेडिकल फेमिनिज्म को क्रिटिसाइज कर रहा है। तो हमको एक दूसरे को क्रिटिसाइज ना करके हमें रिक्लेम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वुमेनहुड, कि औरत जो किसी भी कलर से होगी, किसी भी मजहब से होगी, हमें सिर्फ औरत को देखना है,
ठीक है, वुमेनहुड हमें क्या करना है, सेलिब्रेट करना है। फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म पे इसमें बात की जाती है कि जो इंडिविजुअल की जो थॉट प्रोसेस है, पर्सनल चॉइसेस है, एम्पावरमेंट की इन जो उनकी पर्सनल चॉइसेस है उनको क्या दी जानी चाहिए, तवज्जो दी जानी चाहिए, उसके बारे में बात की जानी चाहिए। इंगेजमेंट ऑफ पॉप कल्चर कि आज के टाइम पे जिस टाइप की मीडिया है, पॉप कल्चर है, इस प्लेटफॉर्म का हमें क्या करना है, यूज करना है, ताकि जो फेमिनिस्ट जो मैसेज है ना वो हम ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या कर सके, भेज सके। क्योंकि आज के टाइम पे जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो काफी आपकी पीक पे, तो इसके साथ हमें क्या करना है, मीडिया और पॉप कल्चर के साथ क्या करना है, इंटरलिंक करना है, ताकि अपना जो मैसेज है, जो औरतों का जो फेमिनिज्म जो आइडियोलॉजी है वो वहां तक पहुंच पाए। ठीक है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बारे में बात की जाती है, जिसमें क्या है कि फेमिनिज्म जो आइडियोलॉजी है उसको ग्लोबल अप्रोच मिले, सभी उसके बारे में जाने, सभी उसके बारे में बातें करें, सभी उसके लिए आवाज उठाएं। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल और एक्टिविज्म के बारे में इसमें बात की जाती है, क्योंकि 1990s के बाद की है। ठीक है, जिसमें सोशल मीडिया एक्टिविज्म हो गया, फैसिलिटेट आपका ब्रॉडर रीच एंड एंगेजमेंट ऑफ कि जब भी फेमिनिस्ट कोई मूवमेंट स्टार्ट होता है उसको मीडिया में रीच मिलनी चाहिए ताकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका फैल सके। तो थर्ड वेव में जो थिंकर जो इंपॉर्टेंट थिंकर है आपकी बेल हुक्स वो है। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि थर्ड वेव जो थिंकर है इसमें आपका ब्लैक फेमिनिज्म निकल के आता है। ब्लैक फेमिनिज्म का मतलब यही है कि वो औरतें जिसका रंग क्या है, ब्लैक है, काला है, तो वो बताती हैं कि जो वो सबसे पहले तो क्रिटिसाइज, जैसा कि मैंने उनको आपको पहले ही बता दिया कि वो रेडिकल फेमिनिज्म को क्या करते, सेकंड वेव को क्या करती है, क्रिटिसाइज करती है। सेकंड वेव जब आई तो वो लिबरल और मार्क्सिस्ट को क्रिटिसाइज करते थे। कैसे क्रिटिसाइज करते थे, वो बोलते थे कि जो रेडिकल फेमिनिज्म है ना वो औरतों के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, लेकिन जो फर्स्ट वेव का फेमिनिज्म था जो कि लिबरल और मार्क्सिस्ट का था, वो क्या था आपका, वो जो आदमियों के एक्सपीरियंस पे बेस्ड था। लेकिन यहां पे थर्ड वेव आती है, ये रेडिकल फेमिनिज्म को क्रिटिसाइज करती है और ये बताती हैं कि रेडिकल फेमिनिज्म किसके एक्सपीरियंस पे बेस्ड था, वाइट वुमेन, जो सफेद रंग की जो औरतें हैं उन पे बेस्ड है। और ब्लैक वुमेन आपकी किस बर्डन के अंडर है, पैट्रियार्की के तो है ही, रेसिज्म के भी अंडर है। ठीक है, तो यहां पे वो एक अपना एक अलग कॉन्सेप्ट अपना निकाल के लेके आती हैं, जिसमें वो बताती हैं कि जो आपका जो रेडिकल फेमिनिज्म था वो किसके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, आपके व्हाइट वुमेन पे। कैसे बताती हैं, वो बताती हैं कि जो बेटी फ्रीडमैन है ना, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो मैंने बताया था आपको कि वो सोसाइटी में जाके यूएस से बिलोंग करती हैं और सोसाइटी में जाके सभी औरतों से पूछती हैं जा जाके कि उन फैमिलीज में वो जाती हैं जो कि कंप्लीटली स्टेबल है, जिन औरतों की लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उनसे जाके वो पूछती हैं कि आपकी फैमिली बिल्कुल स्टेबल है, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, तो क्या आप खुश हो? तब वो बताती हैं कि नहीं, हम खुश नहीं है। तब उनसे वो पूछती है कि खुश क्यों नहीं हो, तब वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती, इसलिए वो अपनी जो फ्रेज है वो बताती हैं कि एक ऐसी समस्या जिसका कोई नाम नहीं है। लेकिन थर्ड वेव जो ब्लैक फेमिनिज्म है, ये बेटी फ्रीडमैन के जो वर्क है उसको क्रिटिसाइज करता है कि जो आपने जो सैंपल जो कलेक्ट किए ना यूएस की सोसाइटी में, वो व्हाइट वुमेन से जाके पूछा आपने जो ब्लैक जो काले रंग की औरतें थी उनसे जाके नहीं पूछा आपने, इसलिए वो क्या एक्सपीरियंस करती हैं सोसाइटी में, पैट्रियार्की को तो सभी एक्सपीरियंस करती हैं, वो रेसिज्म को भी एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, इसी का सब पार्ट आपका पोस्ट आपका कॉलोनियल फेमिनिज्म आता है जो कि थर्ड वर्ल्ड में आता है। थर्ड वर्ल्ड के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड का मतलब यही है कि यूएसए और वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड का मतलब है कि ईस्टर्न यूरोप और रशिया हो गया, और थर्ड वर्ल्ड का मतलब यही है कि जो कॉलोनियल स्टेट रहे हैं जैसे इंडिया वगैरह, जो एशियन कंट्रीज होगी, ये सब। इसमें क्या है, डिफाइन किया जाता है आपका पैट्रियार्की कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं औरतों को, पैट्रियार्की है, रेसिज्म है, गरीबी है, और आपका जो कॉलोनिज्म जो बदल गया है वो नियो कॉलोनिज्म है, उसकी वजह से भी जो सोसाइटी में औरतों के खिलाफ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इनके जो इंपॉर्टेंट थिंकर हैं वो सरोजनी साहू है, चंद्रा तलपड़े हैं और मोंते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है आपका, इसी में आपका निकल के आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी। ठीक है, इस जो वर्ड है इसको फर्स्ट टाइम आपका यूज किया था किम्बरले ने। ठीक है, और इसी में क्या बताया जाता है, इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब क्या है कि जो चीजें एक दूसरे को ओवरलैप होके उसको जो एक चीजें होने वाली हैं, बेसिकली एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूं कि जैसे कास्ट सिस्टम हो गया, क्लास सिस्टम हो गया सोसाइटी में, जेंडर हो गया, रेस हो गया, ये सभी चीजें मिलके जो डिस्क्रिमिनेशन औरतों के खिलाफ हो रहा है उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और बढ़ा देते हैं। इसलिए उसको बोला गया था इंटरसेक्शनैलिटी कि ये एक दूसरे के क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको भी क्या कर देते हैं, बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट जो इसका सब पार्ट आता है आपका थर्ड फेमिनिज्म का, वो आता है आपका पोस्ट फेमिनिज्म, जिसमें जो इंपॉर्टेंट जो थिंकर है वो सुजान है, जिनकी जो बुक है बैकलेस। इसका मतलब है कि बैकलेस अगेंस्ट फेमिनिज्म, कि ये जो बैकलेस हो रहा है ना अगेंस्ट फेमिनिज्म, ये किस हिसाब से हो रहा है कि जो रेडिकल फेमिनिज्म है सेकंड वेव की, वो फर्स्ट वेव को क्रिटिसाइज कर रही है, जो थर्ड वेव की फेमिनिस्ट हैं वो सेकंड वेव को क्रिटिसाइज कर रही हैं। बल्कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए वुमेनहुड,
हमें एक औरत को औरत की तरह ही देखना चाहिए, तब जाके हम ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने क्या कर पाएंगे, मैसेज भेज पाएंगे। अब ऐसे हम एक दूसरे की वेव्स जो आई हैं, जो थिंकर हैं, उनकी आइडियोलॉजीज, उनके वर्क को हमें क्रिटिसाइज करने लगे, तो अपनी जो जो थिंकिंग है, जो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे प्रमोट होगी। इसीलिए इसके साथ वो बताती हैं कि हमें औरत को औरत की तरह देखना है, और हमारा जो काम है ना वो ये है कि औरत को बेटर दिखाना आदमी से, ये हमारा गोल होना चाहिए। ये गोल नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे की वेव्स जो आ रही हैं, फेमिनिस्ट वेव निकल के आई है, भले वो लिबरल हो, आपका मार्क्सिस्ट हो, रेडिकल हो, ठीक है, इन सबको आपस में क्रिटिसाइज ना करके हमें औरतों को आदमी से बेटर दिखाना है। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म आता है, जिसमें आपका जूडिथ बटलर जो अपनी बुक देती हैं, जेंडर ट्रबल के बारे में बात करती हैं। इनकी बुक का जो नाम है वो जेंडर ट्रबल है, जिसमें वो बताती हैं, परफॉर्मेटिव टर्म देती हैं। परफॉर्मेटिव टर्म का मतलब क्या है, यहां पे जब हम फर्स्ट वेव देखते हैं, सेकंड वेव देखते हैं, सेकंड वेव में पोस्ट फेमिनिज्म तक देखते हैं कि मेल और फीमेल के बारे में बात की जा रही है कि एक या तो मेल है या फीमेल है, इसी के बारे में बात की जाती है। लेकिन जब पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म आता है तो यहां पे आपका जो जूडिथ बटलर है, ये क्या कर देती हैं, रिजेक्ट कर देते हैं इस सिस्टम को कि सिर्फ औरत और क्या है, आपका आदमी ही है, मेल और फीमेल ही है। वो बताते हैं कि एक थर्ड जेंडर भी आपका हो सकता है, और वो बताती हैं कि जो अकॉर्डिंग टू बटलर जेंडर, कि आपका जो जेंडर है ना वो क्या है आपका, जूडिथ बटलर कहती हैं कि जेंडर क्या है, एक परफॉर्मेटिव टर्म है। परफॉर्मेटिव टर्म का मतलब क्या है कि जेंडर किस हिसाब से परफॉर्म करता है, उस हिसाब से सोसाइटी उसको क्या क्या है, जानती है। जैसे कि एक आदमी है, ठीक है, वो सुबह उठता है, बालों में अपना हाथ मारा एक रफ स्टाइल में, सोसाइटी ने बता दिया कि आदमी क्या होते हैं, रफ होते हैं। सुबह उठा, मुंह पे पानी मारा, मतलब गीले बालों में अपने हाथ मारे और चल दिया, तो सोसाइटी ने देखा, ओ ये तो भाई आदमी है रफ स्टाइल में। औरत क्या है, सुबह उठी, फाउंडेशन लगाया, अपना लिपस्टिक लगाई, साड़ी पहनी और निकल गए। सोसाइटी ने देखा, अच्छा ये इस हिसाब से परफॉर्म कर रही है, तो ये क्या है, औरत है। और यहाँ पे वो क्रिटिसाइज भी करते हैं साइमन दी को, साइमन दी बेवर, जो आपका जो डिफरेंस बताते हैं सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस बताती हैं, उनको क्रिटिसाइज करती हैं कि यदि आपके हिसाब से कि सोसाइटी आपका सेक्स और जेंडर क्या बनाती है, सेक्स क्या है, नेचुरल है उनके हिसाब से, और जेंडर क्या है, सोसाइटी का क्रिएशन है, तो यदि इनमें इंप्रूवमेंट भी होता है तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये खत्म क्यों नहीं हो रहा सोसाइटी में। जैसे हम देखते हैं कि एडवांसमेंट हुई है, ठीक है, इवोल्व हो रहे हैं हम, उन चीजों के बारे में जागरूकता बढ़ी है, तो आपके जो जूडिथ बटलर कहती हैं कि इस हिसाब से तो सोसाइटी में क्या होना चाहिए, जो जेंडर का जो सिस्टम है ना वो भी डाइल्यूट होना चाहिए। आज भी हम मेल और फीमेल के कॉन्सेप्ट को कैसे जानते हैं, इसलिए वो बताती हैं कि जेंडर जो सिस्टम है ना वो सोसाइटी का नहीं है। वो बताती है कि सोसाइटी में जेंडर कैसे परफॉर्म करता है, उसकी वजह से वो आपका उस टाइप से वो क्या है, वो जेंडर जाना जाता है। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि लिपस्टिक साड़ी पहनेंगे तो वो क्या होगी, औरतें होगी। यदि लड़की को आज के टाइम पे सोसाइटी में देखा जाए, लड़की का बिल्कुल बॉयकॉट करवा दी जाए, उसको टी शर्ट इस हिसाब की पहना दी जाए, तो लोग क्या कहेंगे, अरे लड़का जैसा लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी जेंडर को कैसे आइडेंटिफाई करती है, उसकी परफॉर्मेंस, कि वो किस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है। सुबह उठने के बाद वो आपका जो पॉलिटिकल स्फीयर में जाता है तो वो किस टाइप के कपड़े पहनता है, किस टाइप की एक्टिविटी करता है, उस एक्टिविटीज को देख के हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट आता है, इसीलिए यदि कोई लड़का भी डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहा हो तो आप उसको क्या बोल देते हैं कि क्या लड़कियों के जैसे कर रहा है, ठीक है, क्या लेस्बियन के जैसे कर रहा है, क्या गे की तरह कर रहा है। तो ऐसे हम जो सोसाइटी में ऐसे जो पॉइंट ऑफ व्यू है, लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बोलते हैं एक दूसरे को। तो ये सब बताते हैं कि जूडिथ बटलर आपकी बताती हैं कि जेंडर क्या है, एक जिस टाइप का परफॉर्म करेगा उस हिसाब का वो जाना जाएगा। अकॉर्डिंग टू जूडिथ बटलर, सेक्स एंड जेंडर, इसकी वजह से, जैसे कि बटलर मैंने बताया कि आपको ये क्या करती हैं कि मेल और फीमेल के कॉन्सेप्ट को ना हटके ये बात करती हैं कि एक थर्ड जेंडर भी आपका हो सकता है। इसीलिए इनकी वजह से ही जो आपका LGBTQ राइट्स, जो आपकी स्ट्रेंज थ्योरी है, ये भी निकल के आती है, जो कि आज के टाइम पे हम देखते हैं। और ये जो स्ट्रेंज थ्योरी है, ये जो आपकी क्वेयर थ्योरी है, इसमें बेसिकली यही बताया जाता है कि ये बताते हैं कि जो सेम सेक्स मैरिज हो रही है ना, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है जिन लोगों को, जो लोग हैं वो देखते हैं कि ये सेम सेक्स मैरिज बेकार है। दिक्कत वहां है, दिक्कत उनके दिमाग में है, दिक्कत उनमें नहीं है कि जो सेम सेक्स मैरिज कर रहे हैं। इसके बाद आपका क्या आता है, इको फेमिनिज्म आता है। तो मैं आशा करता हूं ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो जो परफॉर्मेटिव टर्म है ये आपके जूडिथ बटलर देती हैं। इसकी वजह से एक तो ये मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट आपका रिजेक्ट कर देती हैं, इसकी वजह से एक थर्ड जो आपका जो क्वियर थ्योरी है, LGBTQ राइट्स के बारे में भी आपके डिमांड उठने लगती है। सेम सेक्स मैरिज जो कि आज के टाइम पे आप देख रहे हैं, उसको प्रमोट किया जाता है, उसको बताया जाता है
कि अपनी फीलिंग क्या है आप शेयर कर सकते हैं। जो सेम सेक्स मैरिज है वो क्या है, वैलिड है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जिन लोगों को ये लगता है कि सेम सेक्स मैरिज गलत है, दिक्कत वहाँ है। सेम सेक्स मैरिज करने वालों में दिक्कत नहीं है। लास्ट जो आता है आपका वो आता है इको फेमिनिज्म, जिसका थीम है आपका कि जो इको फेमिनिज्म है ना वो कहाँ से निकल के आता है, एसेंशियलिज्म। एसेंशियलिज्म का मतलब यही है कि जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है उसका एक क्या है, किसी पर्पज से वो एग्जिस्ट करती है। जैसे चक्कू है तो उसका भी क्या है, उसका भी एक मतलब है होने का कि वो काटने के लिए काम आएगा, ठीक है। पेपर है, पेन है, इनका भी क्या है, एक एग्जिस्टेंस है। बेसिकली ये बताया जाता है आपका एसेंशियल मतलब पर्पज है। एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में हम बात करेंगे तो ये काफी बड़ा टॉपिक हो जाएगा। यदि सिंपल से आपको ये पता हो कि एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो वो क्या कर देता है, दरकिनार कर देता है इन चीजों का कि कोई भी चीज का कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं होता। लेकिन एसेंशियलिज्म क्या बताता है कि जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसका एक पर्पज है। जैसे पेन है तो उसका लिखने का पर्पज है, ठीक है। पेपर है तो उस पर लिखा जाएगा, चाकू है तो वो किसी काटने के लिए काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन थीम है इको फेमिनिज्म का, उसका मतलब यही है कि जो कुछ फीचर्स, जो एसेंशियल फीचर्स हैं औरतों के, उसमें क्या है, सबसे पहले बताया जाता है कि औरतें क्या हैं, आपका कंजर्व करती हैं, ठीक है। नेचर को क्या करती है, कंजर्व। इस इको वर्ड से आप समझ गए होंगे कि औरतें क्या करती हैं, कंजर्व करती हैं नेचर को, और आदमी क्या करता है, उसको, नेचर को एक्सप्लॉइट करता है। और मैन क्या करता है, आदमी क्या करता है कि एक्सप्लॉइट करता है औरतों को और नेचर को, दोनों को ही। और नेचर का जो नेचर है, बेसिकली जो प्रकृति है, उसका नेचर क्या है, फेमिनाइन नेचर है उसका, मस्कुलाइन नहीं है, ठीक है। और वीमेन आर नॉट अटैच्ड एंड क्लोजर टू द, वीमेन आर मोर अटैच्ड, कि आदमी के अलावा औरतें क्या हैं, ज्यादा अटैच हैं प्रकृति के, नेचर के। इसलिए बताते हैं कि जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है ना आपका, उसमें सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ता है वो आपका औरतों पे पड़ता है। तो यही आप देख लो, यदि सिंपल सा मैं इकोनॉमिक टर्म में आपको बताऊं कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती है। इनकम इनइक्वालिटी आपकी बढ़ती है तो सबसे पहले उसका इंपैक्ट कहां पे देखा जाता है, औरतों पे देखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जब भी होता है तो वो डायरेक्टली आदमी के बजाय औरत पे क्या करता है, ज्यादा इंपैक्ट डालता है। तो यहां पे अपने जो तीन वेव्स हैं फेमिनिज्म की, वो कंप्लीट होती हैं। फेमिनिज्म में मैक्सिमम जो थिंकर है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूं जो फेमिनिज्म है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में आपका लिबरल फेमिनिज्म आता है, ठीक है, जिसमें मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म आता है, जो बेसिकली आपका किस पे फोकस करता है, वोट पे, ठीक, जिसमें सबसे पहले न्यूजीलैंड राइट टू वोट प्रोवाइड करता है औरतों को, फिर यूएसए करता है, फिर ब्रिटेन करता है। दूसरा रेडिकल फेमिनिज्म आता है, ठीक है, जो पैट्रियार्की पे फोकस करता है कि जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम चल रही है वो किसकी वजह से है, पैट्रियार्की की वजह से। और वो क्या करता है, जो फर्स्ट वेव है उसको क्या करता है, क्रिटिसाइज भी करता है कि ये बोल के कि जो फर्स्ट वेव है वो आदमी के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, लेकिन जो सेकंड वेव है रेडिकल फेमिनिज्म, ये आपके किस पे फोकस्ड है, औरत के एक्सपीरियंस के, सोसाइटी में क्या एक्सपीरियंस करती है। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म आता है, इसमें बेसिकली यही है कि इसमें प्रमोट किया जाता है, एक तो ब्लैक फेमिनिज्म इसमें निकल के आता है। ब्लैक फेमिनिज्म थर्ड वेव में ब्लैक फेमिनिज्म आता है। ब्लैक फेमिनिज्म किसको क्रिटिसाइज करता है, रेडिकल फेमिनिज्म को करता है। कि रेडिकल फेमिनिज्म कहता तो है कि वो औरतों के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, लेकिन कौन सी औरतें, ब्लैक या व्हाइट, तो वो व्हाइट औरतों की बात करता है कि वो जो रेडिकल जो फेमिनिज्म है वो व्हाइट औरतों के एक्सपीरियंस पे फोकस्ड है, ब्लैक औरतों के लिए नहीं। और उसके सब पार्ट भी हम देखते हैं, पोस्ट फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म और आपका इको फेमिनिज्म, उसके साथ हम उनके थिंकर भी देखते हैं। खैर, तो यहाँ पे अपना फेमिनिज्म कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि इस कंटेंट में हमें और भी इंप्रूवमेंट करना चाहिए था तो अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो भी कमेंट बॉक्स में यस लिखें, ताकि मुझे पता चले कि जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ाता हूँ वो आपको समझ में भी आता है या नहीं। इसी हिसाब से जुड़े रहें अपने चैनल के साथ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो पॉलिटिकल साइंस के साथ जुड़े हुए हैं उनको ये आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते रहें। ऑल दी वेरी